जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिए लाइव सेशन को, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, तो सबसे संवाद करना तो पॉसिबल नहीं है फ़ोन के द्वारा, इसलिए आज ना चाहते हुए भी जो है लाइव आना पड़ा। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए सभी जगह पर हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और कमेंट के द्वारा बता सकें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर आगे जो है विचार किया जा सके। राम भाई आवाज़ तो आ रही ना? प्लीज़ जो है बता दीजिए, आवाज़ आ रही नहीं आ रही? उदय भाई नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। बता दीजिए भाई, आवाज़ आ रही नहीं आ रही? तो हाँ, कोई भी एक लोग कमेंट कर दीजिए। हाँ, कोई भी एक लोग कमेंट कर दीजिए, बस क्लियर कर दीजिए कि वॉइस क्लियर आ रही नहीं आ रही, बस इतना सा पता करना है। ओ प्रवीण भाई नमस्कार। भैया जरा बता दो यार आवाज़ आ रही नहीं आ रही है? हाँ। कमलेश भैया नमस्कार। कमेंट कर दीजिए, बस क्लियर कर दीजिए कि वॉइस क्लियर आ रही नहीं आ रही। तो शुरू करते हैं भैया। देखिए, सबसे पहले नई याचिका का क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके विषय में हम लोग बात बाद में कर लेंगे। बस 2 मिनट कुछ बातें आपसे करनी है, वो हम लोग पहले कर लेते हैं। जो कि देखिए ऐसा है ना कि यहाँ पर लाइव आकर के हर चीज़ लोगों के सामने क्लियर करना इसलिए ज़रूरी होता है ना, ताकि उनको भी पता चले कि आखिर हम लोग मुकदमे में किस स्थिति में हैं, और हमारे खिलाफ क्या पॉजिटिविटी है, और हमारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, विपक्ष की क्या चाल है, कैसे उन सब को जो है आप लोगों के समक्ष शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो अत्यंत गोपनीय होती जाती थी, तो अब गोपनीय कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसी के लिए जो है मैं आकर के आपको सारी बातें जो है क्लियर कर दूं। हाँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इस समय हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो जो 2 याचिकाएं आई हैं विपक्ष की तरफ से। तो यद्यपि ये फाइल तो पहले ही हो गई थी, लेकिन अभी पिछली सुनवाई से जो सेकंड लास्ट हियरिंग हुई है, उस पर क्या हुआ था, उस पर ये दोनों याचिकाएं हमारे मुख्य मुद्दे के साथ में कनेक्ट होकर के आने लगी हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इन जो ये 2 पिटीशंस आई हैं, इनके आने का औचित्य क्या है और इनके पीछे उद्देश्य क्या रहा है सरकार का। क्या ये सरकार के द्वारा कराई गई हैं या कुछ जो वर्ग विशेष के अभ्यर्थी हैं उन्होंने की है। तो दोनों मुद्दों पर जब मैंने आज इनकी फाइल निकलवा ली थी, सुबह ही निकलवा ली थी ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से, तो जब मैंने निकाला तो उसमें कई सारी चीज़ें मुझे ऐसी दिखी जिन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है। अगर उन पर ध्यान हम लोग नहीं देंगे
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जो ये 2 याचिकाएं थी, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये आई क्यों। तो इनका जो आने का उद्देश्य है, यानी जो इन पिटीशंस का उद्देश्य ये है, ये उद्देश्य ये है कि जो हमारा 1994 आरक्षण नियमावली है, उसका क्लास 6 सब क्लास 1, जिसके तहत हमें ये अधिकार मिलता है संवैधानिक रूप से कि जो भी अभ्यर्थी खुली प्रतियोगिता में चयनित होगा और अनारक्षित के बराबर उसका गुणांक होगा, उसको ये लोग जो है आरक्षित रिक्तियों के समक्ष जो है समायोजित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको अनारक्षित में ले जाया जाएगा। मीन्स ये हुआ कि यानी जिसका गुणांक जनरल के बराबर होगा वो जनरल या अनारक्षित में ही ट्रीट होगा। लेकिन इनका इस याचिका में जो ये रॉबिन सिंह वाली और श्वेता चौहान वाली आई है, इसमें क्या चैलेंज किया गया? इसमें ये सब क्लास 6A61 ही चैलेंज किया गया है। चैलेंज किया गया अगर ये क्लास चैलेंज किया जाता पूरा का पूरा, तो ये अल्ट्रावायरेज होकर के ऑनरेबल डिवीजन बेंच में जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, सब क्लास को चैलेंज किया है। सब क्लास यही कहता है कि जो है हमारा गुणांक जनरल के बराबर होगा तो हम सीधे सीधे अनारक्षित में चले जाएंगे। लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर दिया है। एक तो ये चैलेंज किया, उसका जो इन्होंने जो बेस बनाया है, क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किया है। इनका कहने का मतलब ये है कि भैया आप इनको समायोजित करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कान दूसरी तरीके से पकड़ा है इन्होंने, कहा कि आप समायोजित करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आप तभी अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ में समायोजित कर पाओगे या अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ में तभी उनको रख पाओगे जब वो अनारक्षित अभ्यर्थियों के बराबर हर जगह पर फाइट किए हों। इनका मतलब कि अगर किसी बंदे ने कहीं पर उम्र में छूट ले ली है तो उसका गुणांक भले जनरल के बराबर हो, उसको इन लोगों ने चैलेंज किया कि उसको आरक्षण का लाभ इसमें जो है नहीं मिलना चाहिए। इसी तरीके से जैसे अगर किसी बंदे ने टीईटी में 82 से 89 नंबर तक पाया है तो उसको भी इन्होंने कहा कि इसको भी अगर अनारक्षित में चयन प्राप्त किया है तो इसको भी बाहर किया जाए। इसी तरीके से अगर सुपर टेट में यानी ATRE असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो हमारा हुआ था, उसको भी इन्होंने चैलेंज किया है कि इस परीक्षा में जिस भी अभ्यर्थी के 90 से 96 नंबर आए हैं उन सभी को उठा करके आरक्षित में ढकेला जाए। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह हुआ, इन्होंने क्या किया, चैलेंज उसी बात को किया है, लेकिन उनको बेस इस तरीके से बना दिया है कि आरक्षण केवल नाम का रह जाए। यानी आरक्षण को इस तरह से ये करना चाहते हैं कि आरक्षण केवल नाम का रह जाए और आरक्षण भी हो और वो खत्म भी हो जाए। अब अगर इन याचिकाओं में डिसीजन हो गया तो क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा? देखिए, बहुत सारे अभी आप जब 69,000 वाली भर्ती उठाएंगे तो उसमें से जितना भी ओबीसी के कैंडिडेट जैसे जो अनारक्षित में गया है, उसमें भी कम से कम 50% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीईटी और ATRE और इन सब एग्जामिनेशन में क्या है, उन्होंने किसी न किसी लेवल पर परीक्षा के दौरान जो है आरक्षण का लाभ लिया हो। चाहे टीईटी में 82 से 89 पाए हों, चाहे सुपर टेट में 90 से 96 पाए हों। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनके 96 हैं, लेकिन उनका अकेडमिक इतना अच्छा है कि वो जनरल के बराबर पहुंच गए, अनारक्षित में पहुंच गए, तो उनको भी इन्होंने बाहर करने के लिए कहा है। तो अब जब वो लोग बाहर हो जाएंगे यानी वो आरक्षित में आ जाएंगे तो हमारा आरक्षण तो एटलीस्ट ये मान के चलिए खत्म ही हो जाएगा। तो उसको इन्होंने चैलेंज किया है, ठीक ना। और इसके अलावा चूंकि हमने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी पार्टी बना रखा था तो उनको हमने इम्प्लीडमेंट और इंटरवेंशन के थ्रू इम्प्लीड भी करा दिया था कि भैया आपको अपना पक्ष रखना हो तो रख दीजिए आकर के, ठीक ना। तो अच्छा, हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया, इनको चूंकि इनके पीछे पूरी IAS PCS की लॉबी है, उस लॉबी ने क्या किया है आप समझिए, क्योंकि इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो भी बंदा इंटरवेंशन के थ्रू या इम्प्लीडमेंट के थ्रू किसी मुकदमे में जाता है तो वो थर्ड पार्टी बनता है। क्या बनता है? थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी का जो राइट होता है
वो बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही कम होता है। उसका पक्ष सुना जाए ना सुना जाए, ये पूरी तरह से ऑनरेबल कोर्ट में रहता है। कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सुने या ना सुने। अब जब ये इंटरवेंशन या इम्प्लीडमेंट के थ्रू ये हमारी पिटीशन में आए थे, जो सबसे पहले आए थे अंगद शुक्ला साहब लेकर के आए थे कैंडिडेट्स को, तो इन्होंने इम्प्लीडमेंट हमारे में किया था। तो उनकी इम्प्लीडमेंट में क्या हुआ कि इम्प्लीडमेंट का मतलब थर्ड पार्टी या इंटरवेंशन का मतलब थर्ड पार्टी। अब उनका जो राइट है वो बिल्कुल हो गया लिमिटेड। जब राइट लिमिटेड हो गया तो इनको लग गया, अब चूंकि सारी बहस हमारे काउंसिल फ्रंट फुट पर आकर के बहस कर रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं कुछ बोलने का मौका मिल नहीं पा रहा है और इनका लोकस भी उतना जनरेट हो नहीं पा रहा है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, एडवोकेट जनरल साहब से मिल करके वार्ता करके कि इसमें क्या किया जा सकता, कैसे हम लोग अपना पक्ष उसमें रखें कि हमारी केस को मजबूती मिले। ये सब डिस्कशन करने के पश्चात इन्होंने जो 2 याचिकाएं थी, रॉबिन सिंह एंड श्वेता चौहान, इन दोनों को उठा करके हमारे मुद्दे से कनेक्ट करवा दिया। अब हमारे मुद्दे से कनेक्ट करवाने का मतलब क्या हुआ कि जितना, अब हम भी पिटिशनर्स हो गए चूंकि हैं ही हम लोग, और अब क्या हुआ, ये भी याची हो गए। याची मतलब पिटिशनर यानी याचना करता, यानी जो याचना करने आया है। पहले तो हम ही क्यों याचना करने कोर्ट के समक्ष आए कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ, साहब हमको भी जो है नौकरी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये लोग तब थर्ड पार्टी उसमें बने आकर के इम्प्लीडमेंट और इंटरवेंशन के थ्रू, तो इनका लोकस हो गया लिमिटेड। इनको लग गया कि जैसा कि कोर्ट नहीं सुन रही है, सब लोगों को पता है कि कोर्ट इनको इंटरवेंशन वालों को नहीं सुनती है, कोई मतलब ही नहीं है, एक्सेप्ट कर लेती है, एक्सेप्ट भी नहीं, मोस्टली एक्सेप्ट नहीं होता, हो भी गया तो भी उनका कोई मतलब नहीं होता। इन सब से जब इनको लग गया कि हाँ हमारा कुछ नहीं होगा, अब मैटर डिसाइड हो जाएगा और हम लोगों को कुछ हाथ में नहीं लगा, तब इन्होंने अपना गेम खेला। जो इन्होंने 2 याचिकाएं की थी, ये पिछले वर्ष ही की थी, अगस्त के आसपास, तो उन्होंने उठा करके उन याचिकाओं को इसमें अपने मुद्दे से कनेक्ट करवा दिया। अब जब अपने मुद्दे से भाई साहब कनेक्ट करवा दिया, तो अब चूंकि पिटिशनर हम भी हैं, पिटिशनर वो भी हैं, तो जो दोनों याचिकाएं हैं, चाहे हमारा बेंच मैटर हो चाहे इनका बेंच मैटर हो, जितना लोकस हमारा जनरेट हो गया है इस मुकदमे में, उतना ही इनका मैटर जनरेट हो गया है, इनका भी जो हित है वो जनरेट हो गया। अब क्या है कि अब मामला दोनों का बराबरी पर है, जो भी कमतर रहेगा वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक ना। यही वजह रही कि इन लोगों ने इम्प्लीडमेंट और इंटरवेंशन डालने के बावजूद भी, चूंकि उनका दिक्कत होती, कोर्ट के समक्ष थर्ड पार्टी रहता है, थर्ड पार्टी का कोई लोकस होता नहीं है और वो आगे जा भी नहीं सकता। भाई आगे कैसे चले जाएंगे, चूंकि वो इम्प्लीडमेंट के थ्रू गए या इंटरवेंशन के थ्रू गए, तो आगे यानी ऑनरेबल डिवीजन बेंच या ऑनरेबल एपेक्स सुप्रीम कोर्ट में कहीं जा नहीं सकते। जब जा नहीं सकते, इसी वजह से इन्होंने दोनों याचिकाएं जो है इसमें कनेक्ट कराई कि अगर हम लोग यहाँ से फाइनल देखते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पक्ष में डिसीजन आ गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो कम से कम हमारे आगे जाने के रास्ते जो है वो खुले रहेंगे, ठीक ना। इस वजह से ये दोनों याचिकाएं जो है इन लोगों ने हमारे मुद्दे से कनेक्ट कराई है, ठीक ना। तो ये मुख्य वजह रही इन दोनों याचिकाओं को। अब हमको सबसे जरूरी बात ये करना है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया, इन्होंने बोला कि इन लोगों से लड़ना मुश्किल है, यानी हमसे लड़ना मुश्किल है। हमसे मतलब जो हमारा आरक्षित वर्ग की जो पिटीशंस हैं उनसे डायरेक्ट लड़ना संभव नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी स्टेट को पार्टी बना रखा था, इन्होंने भी सीधे स्टेट को ही घसीटने का कार्य किया और आकर के अपनी दोनों पिटीशंस वो कर दी। अब ये क्या करें, ये भी स्टेट से एक पार्टी बना करके कह रहे हैं कि स्टेट ने गलत किया, हम भी कह रहे हैं स्टेट ने गलत किया। तो इनका सीधा सीधा उद्देश्य है कि आपस में ना टकरा करके सीधे सीधे स्टेट को हम पार्टी बना लें, और जब स्टेट पार्टी बन गई तो वो तो चाहते हैं कि हमारी स्टेट हमारे अंडर में ही है। अंडर का मतलब है कि जब उन्हीं की सरकार है कि नहीं है, तो जब उन्हीं की सरकार है भैया मेरे, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के पक्ष में भी वो भी बहस करेगी। इसलिए उन्होंने दोनों याचिकाएं उठा करके कनेक्ट करा दी और इम्प्लीडमेंट में आने का जो मोह था, जो उनका उद्देश्य था, वो पूरा नहीं होता दिखा था, इसलिए इसको जो है कनेक्ट करवा दिया, ठीक ना। तो ये वजह रही। तो अब हमको सबसे जरूरी चीज ये है कि हमको केवल अपने साथ साथ
इन याचिकाओं को भी पूरी तरीके से इनमें क्या है कैसे वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब उसके आधार पर इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी हमको तैयार रहना होगा कोर्ट में। भले हम लोग उसमें कोर्ट के सामने अपनी पिटीशन लेकर के खड़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन पिटीशंस में सारा चीज़ मेंशन होना चाहिए कि ये गलत तरीके से आए हैं, क्योंकि वो भी बहस करेंगे हम भी बहस करेंगे, वो अपनी बात कहेंगे हम अपनी बात कहेंगे। तो हमारी जो बहस रहेगी वो अपने अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ इनकी गलत पिटीशन में जो मुद्दे उठाएंगे उनको भी ध्यान में रखना होगा। तो इसके अलावा काउंटर में भी सरकार ने सीधे सीधे कहा होगा, आपने देखा होगा जो सरकार ने काउंटर फाइल किया उसमें उसने इसीलिए कहा है कि इन्होंने पूरे चयनितों को पार्टी नहीं बनाया है। पूरे चयनितों को मतलब 67,867। अब 67,867 को पार्टी बनाना संभव नहीं, अगर एक भी पार्टी बन गया तो हमारा काम हो जाएगा। अब चूंकि ये बंदे खुद ही आ गए हैं अपनी रिट लेकर के, तो अब हमारे लिए कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। अगर दो भी या दो भी पार्टी बने रहेंगे तो भी उतना ही रिप्रेजेंटेटिव उनको माना जाता है जितना 67,867 को। अब 67,867 में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। जो कैंडिडेट्स हमारे में विनय तिवारी, विवेक और मिश्रा ये सब आ गए हैं उनको ही माना जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो उन्होंने पिटीशन में कही। तो काउंटर में जो उन्होंने कहा कि सभी को पार्टी बनाओ, तो सभी को पार्टी बनाने का कोई औचित्य नहीं। जितने हैं आ गए हैं, इम्प्लीडमेंट में भी आ गए हैं, इंटरवेंशन में भी आ गए हैं, पिटीशन में भी आ गए हैं। तो इस पर हम लोग पूरा जो है फोकस करेंगे कि इनकी जो है याचिका डिसमिस हो जाएगी। और अब सबसे अच्छी बात यही हुई कि अगर इनकी डिसमिस होगी तो हमारी ऑटोमेटिक जो हमारे पक्ष में डिसीजन आना डेड श्योर हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। तो इनकी इम्प्लीडमेंट का भी कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि ये लोग आ गए हैं। इसके बाद एक सरकार ने बहुत बड़ी चाल चली है, मतलब कोर्ट को मिसलीड करने के लिए क्या किया है, इन्होंने कहा है कि साहब जो पूरी 69,000 भर्ती है उस 69,000 भर्ती में ओबीसी की 45% दावेदारी है। मतलब ओबीसी के ने 45% सीटों पर कब्जा कर रखा है। अब समझिए कि मतलब आंकड़ों को किस तरह से तोड़ मरोड़ करती है सरकार और उनके नुमाइंदे करते हैं, वो आप समझ सकते हैं। बड़ी चालाकी से उन्होंने क्या कहा कि 45% जो है ओबीसी ने कब्जा कर लिया है 69,000 में, और तब भी ये बंदे कह रहे हैं कि हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। ठीक ना। लेकिन अब जो हम लोगों का कहना है उसमें साफ साफ इतना कहना है कि भैया जो ओबीसी है, तो ओबीसी लगभग जो 84 से 86,000 कैंडिडेट्स पास हुआ था उसमें से जो चयन पाया है वो 31,605 चयन पाया है। यानी कि जितने पास थे एटीआरई उनमें से 37% कैंडिडेट ही सेलेक्ट हुए हैं ओबीसी के 37%। और सरकार क्या करी कि 45% टोटल भर्ती का। लेकिन अब अगर ध्यान से समझा जाए, अगर आंकड़ों को चूंकि तोड़ मरोड़ वो भी कर रहे हैं तो हम लोग भी काहे पीछे रहे, हम लोग भी तोड़ मरोड़ करेंगे। तोड़ मरोड़ नहीं, जो एग्जैक्ट डाटा है जो कोर्ट के सामने जाना चाहिए वो हम लोग रख रहे हैं। भाई 85,000 के आसपास ओबीसी अगर पास हुआ है तो उसमें से चयन तो मात्र 31,605 पाया है। तो जब 31,605 पाया है इसका मतलब ओबीसी जितने पास आउट हुए थे एटीआरई में उसमें से मात्र 37% बंदा ही सिलेक्ट किया है। ये तो हो गई ओबीसी की बात। अब अगर यहीं पर हम अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की यानी जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की बात करें तो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी टोटल लगभग 35 से 36,000 पास हुए थे, और 35,000 से 36,000 जो पास हुए थे उनमें से चयन कितने का हुआ है? 19,805 का चयन हुआ है। इट मींस जो जनरल कैंडिडेट्स है जो टोटल पास हुए थे उसमें से 55 से 56% चयन हुआ है। यानी ओबीसी मात्र 37% चयन पाया है और जनरल कितना परसेंट पाया है? 55% पाया है। तो भैया कौन ज्यादा हुआ, जनरल ज्यादा हुआ कि हमारा ओबीसी कैंडिडेट्स ज्यादा हुआ? तो इन सबको जो है हम लोग कोर्ट में रखेंगे और हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमारी बातों को सुनेगी गंभीरता से, और निश्चित रूप से जो है हमारे साथ जो कैटेगरी के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है वो निश्चित रूप से जो है न्याय मिलेगा हमें। तो आंकड़ों का तोड़ मरोड़ उन्होंने किया है लेकिन हमने उनके सामने एग्जैक्ट डेटा रखा है।
ओबीसी का मात्र 37% चयन हुआ है और जनरल का 55% चयन हुआ है। जबकि ये सरकार क्या कह रही है कि पूरी सीटों पर 45% अकेले ओबीसी ने ही कब्जा कर लिया है। एससी और अनारक्षित की तो, जनरल की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने ये गौर नहीं किया कि जो जब भाई कैंडिडेट्स ज्यादा पास थे तो चयन कम हुआ। तो इस सीधे सीधे है कि 37% ओबीसी चयनित हुआ है और 55% जनरल का चयन हुआ है। ये बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे और निश्चित रूप से हमारी इन बातों पर गौर किया जाएगा ऑनरेबल कोर्ट में, क्योंकि इन्होंने कोर्ट के सामने भी, आप किसी के सामने सीधे सीधे जाकर के, जो सरकार जो गेम खेलने का विचार कर रही है वो यही है कि वो सीधे सीधे जाकर के कहने वाले हैं कि साहब 45% पर तो ये कब्जा कर लिए हैं खुद है ओबीसी, एससी की तो बात छोड़ दीजिए, उसके बावजूद कह रहे हैं कि हमको और आरक्षण मिला नहीं है। तो उसका भी हम लोगों ने पूरा तोड़ निकाल लिया है कि जितनी सीट्स थी उसमें मात्र 37% ओबीसी हुआ है और जो ये बता रहे हैं पूरी तरीके से गलत है, मिथ्या है और कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं। और जनरल को 55% है। तो भैया किसका ज्यादा हुआ? इन्हीं का ज्यादा हुआ ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये है। और इसके बाद इन्होंने एक और काम किया है जो हमेशा से इनका रहा है, सॉफ्टवेयर वाला जो रहा है। सॉफ्टवेयर वाला जो है उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर है, इन्होंने कहा कि जो भी चयन प्रक्रिया हुई है, जो भी अलॉटमेंट हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हुआ है। इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कहीं पर हुआ नहीं है, या अथॉरिटी इंटरफेरेंस कहीं पर हुआ ही नहीं है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि जो सॉफ्टवेयर आया था वो हमको लगता है आसमान से कोई दैवीय सॉफ्टवेयर रहा होगा या अपौरुषीय रहा हो, जो सीधे ईश्वर ने इनको दे दिया हो, उसी से सारी भर्ती हो गई। तो वहां पर इनको सिर्फ इतना बताना है कि जो सॉफ्टवेयर है वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनता है, तो वो भी सीधे सीधे अथॉरिटी नहीं बनाएगा। अब उसमें जो डेटा एंटर करोगे उसी हिसाब से उसको रिजल्ट दे देगा। तो ये कोई जो है इनका जो है काउंटर में जो इन्होंने इसको रेज किया है उस पर कोई नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्शन कोर्ट को। इसके अलावा जो टोटल हमारे पास वैकेंसी, जो अभी तक तो इन्होंने कट ऑफ ही डिक्लेयर नहीं की थी, आपने देखा होगा ऑफिशियल रूप से कहीं पर भी इन्होंने कट ऑफ डिक्लेयर नहीं की थी। पहली बार इन्होंने हम लोगों की पिटीशंस में पहली बार तो इन्होंने कट ऑफ डिक्लेयर की। पहली कट ऑफ जो इन्होंने अनारक्षित की बताई थी वो 67.11, ओबीसी की 66.73 एंड एससी की 61.01, यानी इतनी कट ऑफ इन्होंने डिक्लेयर की हैं, बताई हैं। लेकिन अब देखिए ये तो इन्होंने फ्लैट बता दिया। इसके अलावा जो हमारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत फ्रीडम फाइटर, SC/ST, फ्रीडम फाइटर हो गया, विकलांग हो गया, इन सब की जो है कट ऑफ भी इन्होंने कहीं पर डिस्क्लोज नहीं की है। जितना घपला इन्होंने यहाँ किया इतना ही दिव्यांगों की मेरिट में भी किया है। इसलिए बेचारे लगभग 1.5 महीना हो रहा प्रयागराज में निदेशालय के सामने डटे हुए हैं और कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। तो अब यहां पर क्या करना है हमको? अब कितना हम लोगों का सीटों का, बहुत लोग पूछते हैं कितनी मेरिट जाएगी, कितना सीटों का आंकड़ा रहेगा, क्या रहेगा, भैया बता दीजिए। अक्सर जितने फोन आते हैं सब में 90% यही पूछते हैं कि भैया हमारा गुणांक इतना है, होगा कि नहीं होगा। तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक लाइन में मैं आपको वो कर दूंगा कि देखिए टोटल जो 67.11 अनारक्षित है, 66.73 ओबीसी है। तो यानी कि 0.38 में ही इन्होंने सारे 27% को कर दिया है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब सीधे सीधे आप समझिए कि जो ओबीसी की टोटल 27% के हिसाब से जो पद बन रहे हैं वो 18,598 यानी 18,598 जो है पद बन रहे हैं, यानी कि वैकेंसी बन रही। लेकिन ये वैकेंसी जो दी जाएगी, यानी कि जो ये पद हमको दिए जाएंगे, ये पद तब दिए जाएंगे जब अनारक्षित की सारी सीट्स फुल हो जाएंगी। यानी अनारक्षित कैटेगरी के जितने भी पद रहेंगे, जो 50% का रहता है, उतने पद जब भर जाएंगे, यानी जितने 67.11 तक जितने भी अभ्यर्थी रहेंगे ओबीसी एससी के, वो सब चले जाएंगे अनारक्षित कैटेगरी में। उसके बाद नंबर आएगा 27% और 21% और 2% का। अब जब ये उसमें चले जाएंगे तब हमको उसके बाद 27% चाहिए, यानी 67.11 के बाद हमको कितने पद चाहिए? 18,598।
तो जब हमने इसका पूरा डेटा निकाला तो वो 18,598 जो पद थे, उन पदों के बजाय इन अथॉरिटी ने हमको टोटल पद जो दिए हैं वो दिए हैं 2,664, यानी 15,934 पदों को इन्होंने अपने काम में ले लिया। अपने काम में ले लिया का मतलब यह है कि भाई अपने दमादों रिश्तेदारों को जो है बांट दिया, ठीक ना, ये बात हुई। अब समस्या ये है कि आखिर ये क्या 15,934 एग्जैक्ट डेटा है, क्या इतनी सीटें हमको मिलेंगी? तो डेफिनेटली मिलेंगी, लेकिन इसमें से कुछ कम मिलेंगी। उसका रीजन ये है ना कि जो भी इसमें अभी वो सीटें कटेंगी, जैसे फ्रीडम फाइटर की कट जाएगी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कटेगी, मतलब जो अलग रिजर्वेशन होते हैं, स्पेशल कैटेगरी, वो कटेंगे। तो वो बहुत ज्यादा नहीं कटेंगे, 1,000 2,000 मैक्सिमम 15,934 है, तो आप ये मान के चलिए 2,500 और निकाल दीजिए, तब भी आपको लगभग 13,000 सीटें मिलने का पूरा जो है हमें ऐसा लगता है, ठीक ना। और अब एक गुणांक पर अगर आप आंकड़ा निकालो तो एक गुणांक पर लगभग 3 से 4,000 कैंडिडेट्स हैं। अगर आप थोड़ा सा मेरिट में ऊपर जाओगे तो अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी, जब मेरिट में नीचे आओगे तो अभ्यर्थियों की संख्या थोड़ा सा बढ़ती चली जाएगी। तो हम ऊपर वाले जो गुणांक है उसमें हम अगर कैलकुलेट करें तो हम औसत रूप से मान लेंगे कि 3,000 अभ्यर्थी हैं, और जितना हम नीचे गुणांक आते जाएंगे उसमें हम लोग मान लेंगे औसत रूप से 4,000 अभ्यर्थी। तो अगर इन दोनों का हम औसत निकाले तो हम 3500 यानी 3,500 सीटें एक गुणांक पर मान सकते हैं। तो अगर हमको 11,000 सीटें भी मिल गई, 12,000 भी मिल गई, 11,000 भी मिल गई, तब भी कितना गुणांक कम हो सकता है वो लोग आप आसानी से जो है सोच सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने गुणांक तक वालों का चयन इस भर्ती प्रक्रिया में हो सकता है, यदि हमारे मुकदमा ये हमारे फेवर में गया, और जो कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने चाहा तो हम लोगों के पक्ष में ही रहेगा। तो ये रहेगा तो निश्चित रूप से जो है मेरी डाउन होगी, काफ़ी डाउन होगी। और अगर नहीं भी डाउन होगी तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोर्ट भी उन्हीं को सुनती है, उन्हीं को योद्धा मानते हैं जो कोर्ट में लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से गलत हुआ है, लेकिन गलत के खिलाफ लड़ कितने लोग रहे हैं, गलत हुआ है लेकिन गलत के खिलाफ लड़ कितने लोग रहे हैं, ये बात भी कोर्ट बहुत मेंशन करती है। तो कई सारी बातें हैं, हर चीज़ जो है कहना संभव नहीं है, कुछ चीज़ें इशारों में ही होती वही बेहतर रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद जो हमारी नई याचिका है वो भी सारे कैंडिडेट्स हैं, कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से, कुछ 1-2 वजह से शायद थोड़ा सा डिले हो गया, वो भी उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें, सारा काम हो गया है और वो भी हो जाएगी। इसके बाद तो कुछ बहुत कहना उचित नहीं है। बाकी एनसीबीसी और एससीबीसी के बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं भैया एनसीबीसी में क्या हो रहा है, एससीबीसी में क्या हो रहा। तो मैं उनके लिए बता दूं कि भैया जो एनसीबीसी है और एससीबीसी है ये सब गवर्नमेंट के जो है सेफ्टी वॉल्व हैं। सेफ्टी वॉल्व का मतलब जहां पर फंसने लगती तो यही आपको लॉलीपॉप चुसाने के लिए दे दिए जाते हैं कि भैया तुम्हारे लिए हमने एक संस्था बना दी एनसीबीसी, तुम्हारे लिए हमने एक संस्था बना दी एससीबीसी, तुम जा करके अपना पक्ष वहां पर रख दो। लेकिन इन्हीं संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं कितना बेबस हैं ये आप 69,000 भर्ती प्रक्रिया में समझ सकते हो। एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्टे दे दिया था, उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने पूरे पद भर दिए नहीं भर दिए। तो अब इनका कितना इसमें पावर है बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। ये बुराई में नहीं किसी कर रहा हूं कि मैं एनसीबीसी के अगेंस्ट बोल रहा हूं या एससीबीसी के अगेंस्ट बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ये सेफ्टी वॉल्व हैं। सेफ्टी वॉल्व का मतलब जब भी होंगे तो इनको सहारा दे देंगे। अब एनसीबीसी ने क्या किया कि भैया एक लेटर जारी कर दिया कि अग्रिम आदेश तक आप भर्ती नहीं कर पाओगे। बंदे खुश, जितने ओबीसी थे, जितने एससी थे, अरे वाह स्टे लगा दिए, काम खत्म हो गया। लेकिन उस स्टे को रौंदते हुए स्टेट ने पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न करा दी। अब आप सोचिए भाई मेरे कि क्या उस
अगर वो संवैधानिक संस्था थी तो ऑनरेबल एपेक्स सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि एनसीबीसी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो है कवर्ड है। अगर उसके आदेशों की अवहेलना होती है तो वो चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में उस अवमानना के खिलाफ अपील कर सकती है। लेकिन क्या एनसीबीसी ने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब स्टे कर दिया था उसने और स्टे के बावजूद भर्ती सरकार कर रही थी, तो क्या एनसीबीसी के अधिकारियों को क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वो तुरंत एक अपील फाइल करते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में या ऑनरेबल हाई कोर्ट में? तो क्या उनकी सुनवाई नहीं होती? बिल्कुल होती। लेकिन आज तक उस पर क्या, आज भी मौन साधे है एनसीबीसी, कभी नहीं जा रही। क्या अब तक नहीं जाना चाहिए था? आपके एक लेटर को, जिसको आप कहते हो कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार, ये संवैधानिक लेटर है, और उस लेटर को रौंद करके भर्ती कर दी सरकार ने, और आप कुछ नहीं कर सके, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कम से कम आपको एक अपील में जाना चाहिए था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि मिलॉर्ड ये क्या है, मतलब हम एक जारी कर रहे हैं लेटर और उसका अनुपालन के बजाय उसको मतलब कूड़े के ढेर में फेंक दिया। नहीं गई ना सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं गई? अगर वास्तव में वो जो है पावर में थी, वास्तव में वो निष्पक्ष थी, वो वास्तव में वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो दबाव में नहीं थी, तो उसको जाना चाहिए था। इसीलिए नहीं न गई कि केवल वो डमी कैंडिडेट्स हैं, एक डमी है उठा करके बिठा दिया कि भैया ये एनसीबीसी है, ये एससीबीसी है। तो आप ये सोचिए कि जब एनसीबीसी नहीं कर सकी तो स्टेट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सब बातें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं तो जो हमें कोर्ट से ही मिलना है, कोर्ट पर ही हमारा पूरा फोकस है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा कि जहां से मिलना है, जहां से हमको हासिल करना है, वहां कम कार्य किया जा रहा है, और जहां से कुछ नहीं मिलना है वहां पर फर्जी का काम किया जा रहा है। भाई जब आपको मिलना कोर्ट से है तो आप पूरी ताकत कोर्ट में लगाइए ना। क्या जरूरत है इधर उधर भागने की, दौड़ने की? आखिर जब देख रहे हो कि कमीशन से कुछ नहीं हो रहा है तो आपका एकमात्र जो दरवाजा है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, तो आप वहां क्यों पूरा फोकस नहीं कर रहे हो? इधर उधर क्यों भड़बड़ा रहे हो? भाई आखिर वर्क की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आप कहीं पर बल लगा रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो तो डिस्पर्स होना चाहिए ना, दिखना चाहिए। जो जब नहीं हो रहा तो आप वहां छोड़ो जहां से मिल रहा वहां, लेकिन वहां कुछ नहीं। वहां तो भी बेचारे हमारे, खैर अब इस पर बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं है। तो बस इतना सा कहना है कि जितना हम लोगों का प्रयास रहेगा वो हम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं बता दे रहा हूं कि अगर ईश्वर ने चाहा तो इसी कोर्ट से मैटर हम लोग डिसाइड करवा ले जाएंगे, जीत जाएंगे, आगे इस मुद्दे को जाने नहीं देंगे। मैंने बहुत देख लिया अभी तक क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें इस मुद्दे को बहुत जल्द जो है सुलझा करके अपना काम निकाल करके आगे बढ़ जाना है। तो यही सब सारी बातें हैं। उम्मीद है कि आप लोग टाइम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 250 लोग 300 लोग जो है जुड़े रहे लाइव में। तो इसके बाद जो है बाकी मैंने आपको सारी चीज़ बता दी कि राबिन सिंह वाला भी बता दिया क्या था राबिन सिंह में, क्यों वो लोग आए। एक बार मैं समराइज भी आपको, एक बार कुछ लोग हो सकता है देर से जुड़े हों तो उनको भी बता दूं कि जो ये याचिका आने का मुख्य उद्देश्य था कि वो भी याची बनेंगे और याची बन करके ही अपना पक्ष रखेंगे, तो कोर्ट उनकी बातों पर भी गौर करेगी और निश्चित रूप से अगर उनका भी हित प्रभावित होगा तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा। इस वजह से वो लोग अपनी कनेक्ट कराएं। इससे पहले वो इम्प्लीडमेंट के थ्रू आए थे, लेकिन इम्प्लीडमेंट चूंकि इंटरवेंशन थर्ड पार्टी होता है, राइट जनरेट नहीं होता है, इसलिए उन्होंने रेट कनेक्ट कराई। ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी तो सब क्लियर ही है। और समय समय पर हम जो है लाइव आते रहेंगे और जो भी कोर्ट में जो भी सारी चीज़ें हो रही उनके विषय में जो है आप लोगों से वार्ता होती रहेगी। अब कुछ भी गोपनीय नहीं रहेगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें, क्योंकि मैटर डिसाइड करवाने जा रहे हैं या होने जा रहा है, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो इसके लिए आप लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द मैटर डिसाइड हो जाए और हम लोगों को नौकरी मिले। बाकी नेतागिरी करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कहीं और देख लेंगे।
ठीक है सरवण भैया, नमस्कार सरवण भाई, और ठीक हैं? चलिए सरवण भाई अभी बात करते हैं आपसे फ़ोन पे।